और आप समझिए कि आज के डेट में पूरे, ये सिर्फ मुजफ्फरपुर की बात नहीं है, पूरे बिहार के लोग इस निर्णय से काफ़ी परेशान हैं। साल भर में आपको वापस वो जमीन मिल जाएगी, 55% जमीन मिलेगी। लड़की की शादी के लिए है, किसी को इलाज के लिए करना है। आप अक्सर ये भी देखते हुए जो कुछ परिवारों में अगर किसी की मौत है गई तो उनके श्राद्ध कार्यक्रम के लिए भी जमीन लोग बेचते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और अभी जो है वो मुजफ्फरपुर में या फिर जो पूरे बिहार में एक ग्रीन फील्ड जो ग्रीन टाउनशिप जो है उसको इस्टेब्लिश करने की बात चल रही है। पूरे देश भर में चलती है, अभी मुजफ्फरपुर में इसकी बात चल रही है, बिहार में बात चल रही है। और इसकी चर्चा किसानों के बीच, जो ज़मीन के मालिक हैं उन लोगों के बीच बहुत ज़्यादा चल रही है, क्योंकि इस पर अभी 30 जून तक जो है वो रोक लगा दिया गया है कि कोई भी अपनी ज़मीन को बेच नहीं सकते हैं। और इसके पीछे कौन कौन सी क्या क्या अच्छी बातें हैं, क्या क्या नुकसान होगा, आखिर ये ग्रीन फील्ड टाउनशिप का क्या है मामला, इसी बारे में पूरे विस्तार से आपको जानकारी देंगे, डिस्कशन आपके सामने रखेंगे। और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता दीनबंधु क्रांतिकारी जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं अमिताभ जी, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं सुबोध कुमार जी और हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं रविंद्र कुमार सिंह जी। अब बातचीत सबसे पहले शुरू करते हैं दीनबंधु क्रांतिकारी जी से, जो कि कांग्रेस से हैं, और उनसे जानेंगे कि ग्रीनफील्ड टाउनशिप डेवलप करने की जो बात आ रही है इसमें कौन कौन से विवाद हैं, इसके बारे में अगर आप डिस्कस करें तो आगे हम बात बढ़ाएं। देखिए, अभी रिसेंटली सरकार ने और नवनियुक्त जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने घोषणा किया कि बिहार में हम नए शहर का जो है निर्माण करेंगे। समस्या ये है कि ये लोग बिना किसी तैयारी का, बिना किसी दूरदर्शी सोच का कोई भी निर्णय का घोषणा कर देते हैं। उसके पीछे क्या क्या तैयारी करना चाहिए, कैसे डेवलप करेंगे, फंड कहाँ से आएगा, लोगों को क्या समस्या होगा, लोगों की समस्या का समाधान कैसे करेंगे, इस पर वो लोग कहीं से कुछ नहीं सोचते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने घोषणा किया कि देश में हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। हम अगर सिर्फ बिहार की बात करें तो मुजफ्फरपुर, गया, पटना, इन सिटी को लिया गया कि हम इसको स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करेंगे। अब आप देखिए कि इनके सोच और दूरदर्शी सोच का क्या नतीजा है कि इस तीनों में से कोई भी एक भी स्मार्ट सिटी आज तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। अब उसी तरीके से हड़बड़ी में क्या होता है कि हम आ रहे हैं तो हमारे पास कोई विज़न नहीं है, तो कोई विज़न नहीं है तो हड़बड़ी में कुछ ऐसा घोषणा कर देते हैं जो मीडिया में चर्चा में बने रहने के लिए कि हम दिखाएं कि आए तो हम ये काम किए। अब आप समझिए, घोषणा इन्होंने कर दिया कि हम लगभग 11 सिटी बनाएंगे, उसका डेवलप करेंगे, लेकिन उसमें इन्होंने क्या किया है कि शहर के आसपास के गांवों को शामिल किया कि इन गांवों को शामिल करके हम नए शहर की संरचना का जो है एक व्यवस्था डेवलप करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नए तरीके से डेवलप करेंगे, इसमें हम सहयोग करेंगे। लेकिन ये नहीं सोचे कि डेवलप करेंगे तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। इनके पास पैसा तो इनके कर्मचारियों को देने के लिए नहीं है, इनके पास पैसा यहाँ जो विकास के कार्य में जो लोग ठेकेदार लगे हुए हैं उनको पेमेंट करने के लिए नहीं है, तो ये नए शहर बसाने के लिए कैसे करेंगे। दूसरा, एक बहुत बड़ी गलती इन्होंने क्या कर दिया कि इन सारे एरिया में जो ज़मीन का जो खरीद बिक्री है उसके ऊपर इन्होंने रोक लगा दिया। अब आप समझिए कि एक बहुत बड़ा एरिया, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 50-100 के आसपास गांव इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। 100 गांव के लोग न जाने किस परिस्थिति से गुजर रहे होंगे, कौन सी समस्या उनके पास होगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़मीन बेच करके अपनी बेटी का शादी करते हैं, इलाज कराते हैं। उन सब लोगों के ऊपर समझिए कि एक बहुत बड़ी आपदा विपदा जो है इस सरकार ने थोप दिया। और इतना बड़ा निर्णय बिना सरकार ने कोई गजट निकाले हुए, बिना मतलब कुछ सरकारी प्रोसेस किए हुए इसकी घोषणा कर दिया है। और आप समझिए कि आज के डेट में पूरे, ये सिर्फ मुजफ्फरपुर की बात नहीं है, पूरे बिहार के लोग इस निर्णय से काफ़ी परेशान हैं। और मतलब इतने परेशान हैं कि ये व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेते हैं हम। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमिताभ जी हैं, क्या कहेंगे। लोग परेशान हैं, नीतियाँ तो सरकार बना देती है लेकिन आम जनता के बारे में नहीं। सर्वप्रथम फर्स्ट लुक बिहार के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, मेरे जो मित्र हैं दीनबंधु क्रांतिकारी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं या नेता हैं, तो कांग्रेस या जो इनके गठबंधन हैं, इनकी नीति ही है कि हमारी कोई भी कल्याणकारी योजना हो, विकास की योजना हो, उसका विरोध करना, उसमें मीन मेख निकालना। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मुजफ्फरपुर में चल रहा है, आप मुजफ्फरपुर को ही ले लीजिए, बिहार के बाकी शहरों की बात को रहने दीजिए।
क्या काम नहीं हो रहा है? आप ये कह सकते हैं कि काम धीमा थोड़ा हो सकता है चूँकि करने वाली एजेंसियाँ मुजफ्फरपुर में तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल है। फेल है, तो वो जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है? जो दिख रहा है वो उसका क्या है? मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि वो धीमा हो सकता है, चूँकि एजेंसियाँ अपना काम पूरे तरीके से नहीं करती हैं, बार बार डेडलाइन था वो पार कर चुका है। तो वो तो अंडरस्टूड है, वो तो सामने है कि डेडलाइन पूरा हो गया है, लेकिन काम चल रहा है, धीमा है, इस चीज़ को स्वीकार करते हैं हम लोग। तो विकास की कोई भी जो योजना है उसका सीधा मीनमेख निकालना, सीधा ये कहना अब सरकार कोई योजना लेके आई है ग्रीनफील्ड टाउनशिप डेवलप करने की, तो क्या वो बिना सोचे समझे, बिना किसी आधार के ही ले आई है? ऐसा इनको कहना है। अब इनसे सलाह ना लिया गया हो, मतलब कांग्रेस या अन्य जो विपक्षी दल हैं बिहार में, उनसे सलाह ना लिया गया हो, तो हम इनसे सलाह लेके तो किए नहीं। रही बात जनता की दुश्वारियों की, जैसा कि आप बोल रही हैं या ये बता रहे हैं, तो कोई भी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है उसमें उस काम को करने के पूर्व थोड़ी दिक्कतें होती हैं, लेकिन जब काम एक बार में हो जाता है तो निश्चित रूप से वो बेहतर दिखता है, और जब दिखता है तो फिर उसी की लोग प्रशंसा करते हैं कि अच्छा काम हुआ है। तो सरकार पूरी सोच समझ के ही इस काम को की है, आगे बढ़ाई है, और ये बिहार के विकास के लिए एक अहम माइलमीटर सिद्ध होगा, पैरामीटर होगा, ये समय पर आपको दिखेगा। सुबोध कुमार जी जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं। जो आरोप लग रहे हैं कि ठीक है, आपने भी देखा होगा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के बारे में कि, और इसमें एक तो कंसर्न है ना, जो किसान हैं, और हम जानते हैं कि बिहार में जो है वो बहुत ज़्यादा उद्योग, ऐसा कुछ नहीं है, ज़मीन बेच करके लोग बेटियों की शादी कराते हैं, घर के बहुत सारे जो है वो त्यौहार पूरा करते हैं। ऐसे में ये प्रतिबंध लग जाना, इसको कितना सही? देखिए, जो अभी इन्होंने कहा है ये शायद ये भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, ये लोगों को मिसगाइड करते ये सब बात बोल के, चूँकि इनकी गवर्नमेंट की प्रीवियस कांग्रेस की ये पॉलिसी थी, जो चंडीगढ़ में, जो नोएडा में, जो जिस पॉलिसी को इन्होंने शुरुआत किया था, शायद वही पॉलिसी यहाँ पे भी है। जिस सिस्टम से लैंड एक्विजिशन हुआ था, जिसमें फार्मर्स को वापस 55% दिया गया था, ये चंडीगढ़ में और नोएडा में भी उस समय कांग्रेस की सरकार होती थी वहाँ पे। तो मैं ये कहता हूँ जहाँ के लोग हैं वो बहुत खुश थे इससे, आज तो दिख रहा है इसकी, लेकिन इसके व्यापक फ़ायदे होने वाले हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है कि जो किसान है उनको 55% लैंड वापस मिलेगा, और वो लैंड कौन सा लैंड, वो डेवलप्ड लैंड रहेगा, जिसमें पूरे से एमिनिटीज़, उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर सब डेवलप कर दिया जाएगा, और वो उसका कीमत कम से कम 2, 4, 5, 6 गुना ज़्यादा रहेगा। जब अब एक बार डेवलप हो जाएगा तो उसकी कीमत आपके पास 5-6 गुना ज़्यादा रहेगी, और आप खेती भी कर सकते हो उस ज़मीन पे। तो किसान का वहाँ पे इंटरेस्ट जो है, पहला वो। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे जब ये चर्चा शुरुआत की है इन्होंने, जब अर्बनाइजेशन है तो अर्बनाइजेशन का एक कंसेंट्रिक जोन कंसेप्ट भी है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि आप आज शहर में जाएँ, आज किसी गाँव में जाएँ, तो सड़क किनारे की जो ज़मीनें होती है वो तो महंगी होती है, लेकिन उसके पीछे के जो किसान होते हैं उनकी ज़मीन बहुत सस्ती होती है, औने पौने दाम में बिकती है, जो इसके कारण किसान को बहुत दुश्वारी और परेशानी होती है। किसान को ओरिजिनल अपने जो सही प्राइस होना चाहिए वो प्राइसिंग नहीं हो पाता है उस ज़मीन का, और किसानों को भयादोहन एक्सप्लॉयटेशन होता है, किसानों की मजबूरी को लोग फ़ायदा उठाते हैं। आज अब ये जब अभी गवर्नमेंट नहीं फ़ायदा उठा रही है, बिल्कुल नहीं उठा रही है, क्योंकि ठीक है साल भर का ये गवर्नमेंट ने कहा, प्रॉमिस किया ना, बट साल भर में आपको वापस वो ज़मीन मिल जाएगी, 55% ज़मीन मिलेगी। 45% में उसको उसमें उसका एक ब्रेकअप किया गया हुआ, कैसे कैसे स्प्लिट किया गया हुआ, कैसे कैसे इसको देना है लोगों को, कैसे कैसे वापस होगा, जिसमें 15% डेवलपर को केवल मिलना है, 22% ऑलमोस्ट एमिनिटीज़, रोड, ये सब जो डेवलप होगा पार्क के लिए होगा। इसके साथ ड्वेलिंग के लिए जो कमज़ोर लोग हैं जिनके, उसकी भी ड्वेलिंग, चूँकि इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, भारत में वेलफेयर स्टेट है, तो कोई भी जब टाउन प्लानिंग होगा, टाउन प्लानिंग में इस बात का ख्याल रखा जाता है। ये गवर्नमेंट, ये पुरानी पॉलिसी है, देश में चली आ रही है, तो थोड़ा सा जो ड्वेलिंग के लिए उस तरीके से 3% लोगों को दिया जाएगा। इस तरीके से जो 55% लैंड एग्रीकल्चर के लिए मिलेगा, उसकी अगर आप क्यूमुलेटिव अगर उसकी कीमत आप जोड़ेंगे तो आज की जो एग्जिस्टिंग रेट है, जिसमें वैसे भी सड़क हैं, जो दनहर खेत है उसमें वैसे भी खेत हैं,
वैसी भी सड़कें हैं, वैसी भी हैं जहाँ पे केवल मतलब आप फसल ही उगा सकते, खेती करते हैं, तो उसकी कीमत तो बहुत कम हो रही है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब आप उसको उस रेशियो में देखें, उस पर्सपेक्टिव में, उस दृष्टिकोण से पाएंगे, तो हर कोई किसान फायदे में होगा आज के डेट में। अगर और भी मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, आज के डेट में जो ज़मीन का जो श्रेणी है, उसमें जो सड़क किनारे ज़मीन है उसका तो थोड़ा दाम मिलता है, लेकिन जब पीछे जो ज़मीनें आ जाएंगी उसका कोई दाम नहीं किसानों को मिलता है। अर्बनाइजेशन हो जाएगा, नया सैटेलाइट टाउन, ग्रीन टाउन बनेगा, तो शहर का ग्रोथ लैटरल और वर्टिकल, लैटरल मतलब कि ठीक है चौड़ीकरण है, लेकिन वर्टिकल स्काई स्क्रैपर्स बनेंगे, ऊंची ऊंची इमारतें बनेंगी। ये देश की पॉलिसी है। और ये पहले ही टाउन प्लानिंग में एक कंसेप्ट अर्बन मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ अर्बन मिनिस्ट्री का एक आया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट का आया हुआ है कि भाई अब ज़मीनें, खेती वाली ज़मीन आप कितना बनाएंगे, कितना आप मकान बनाने में देंगे। देखिए पहले जो पताही में खेती होती थी, अब खेती होती नहीं है, सब में मकान बन गया है। इसलिए एक्विजिशन लेने का फ़ायदा है कि अगर हम मकान बनाएं तो हम वर्टिकल एक्सपेंशन करें, हम मल्टी स्टोरीड, बहुत सारी स्टोरीड मकान बनाएं, जिससे कि कम ज़मीन में हम ज़्यादा लोगों को एकोमोडेट करेंगे, तो जो हाउसिंग प्रॉब्लम होता है वो होगा, ख़त्म हो जाएगी। प्लस जो बची हुई ज़मीन है उसका कई गुना दाम मिलने वाला है आपको, तो इसलिए किसान को फायदा। आज तो दिख रहा है, आज तो दुश्वारियां हैं, और गवर्नमेंट ने आज जो परेशानी, आपने चर्चा किया उनसे कि इन्होंने जो चर्चा किया कि शादी विवाह हो किसी का कोई, तो आज गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी ला दिया है कि आप चले जाइए जिला पदाधिकारी के लिए, आप आवेदन कीजिए और 4 टाइम्स। लेकिन एक पॉलिसी वेलफेयर स्टेट है, एक बात ज़रूर है किसानों को कि दाम जो समुचित दाम मिलना चाहिए। 4 टाइम्स कभी कभी जो सर्किल रेट है वो बहुत पुराना है, 2016, 13, 14, 15 का कभी है, और अब जो है दाम जो है वहाँ पे मार्केट वैल्यू बढ़ चुका है। इसलिए मेरा ये है, और इस पे गवर्नमेंट ज़रूर विश्वास, इस पे वर्कआउट करेगी और मार्केट वैल्यू से लोगों को कंपनसेट किया जाएगा। ईदर ऑफ द टू, मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट मतलब या तो 4 टाइम्स द सर्किल रेट और मार्केट वैल्यू रेट, जो बेहतर होगा गवर्नमेंट को वो देना चाहिए। ये गवर्नमेंट इस पे जरूर विचार करेगी, और जी ये विचार करेगी, और गवर्नमेंट इसके लिए हमारा पूरा विश्वास है, मेरा पूरा विश्वास है कि गवर्नमेंट इन मुद्दों, इन विषयों को भी देखते हुए इस पे अपनी आगे की नीतियां बनाएंगी। वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी हैं, उन्होंने बातचीत की है लोगों से, उनको ग्राउंड रियलिटी पता है, वो बताएंगे कि क्या है इस ग्रीन फील्ड का जो टाउनशिप जो डेवलप होगा उससे अभी आक्रोश किन बातों को। जी, जो ग्रीन फील्ड टाउन की बात हो रही है, तो आप अक्सर उसमें हो क्या रहा है, शहर के किनारे किनारे, शहर के किनारे किनारे उसके विकास और जो नक्शा तैयार किया जा रहा है उसमें शहर से सटे इलाके को लिया गया है, शहर के चारों तरफ। तो पहले भी आप देख रहे हैं कि जो शहर पहले जो नगर निगम था, नगर निगम के बाद जो डेवलप किया है, तो या देख लीजिए बगल में भगवानपुर है, फिर ये क्या कहते हैं गोबरसाही का इलाका है, जो भी इलाका है उधर शेखपुर शेरपुर जो है, उस सब शहर के बगल का इलाका डेवलप किया है, और वो भी एक तरह से टाउन बन गया है। अभी नगर निगम में नहीं है, लेकिन वो पंचायत में है, लेकिन पंचायत के बाद भी जो है से वो टाउन में शामिल हो गया, और उसका रेट काफ़ी अधिक बढ़ गया, और शहर के तरह ही उसका रेट हो गया। तो फिर अभी भी जो इलाका लिया जा रहा है वो शहर के करीब का ही इलाका लिया जा रहा है, उसका भी रेट जो मार्केट रेट है, मार्केट रेट बहुत अधिक है, जबकि जो सरकारी दर है 2016 में जो तय हुआ था वही सरकारी रेट है, और उसमें कई ज़मीन का जो हम देख रहे हैं जिसका कीमत सरकारी रेट 2 लाख रुपया है, वो अभी बिक रहा है 30 लाख 40 लाख मार्केट रेट है। तो उस स्थिति में अगर सीएम जो घोषणा किए हैं कि 4 गुना हम देने के लिए तैयार है, तो जो 2 लाख है उसका वो 8 लाख देंगे, लेकिन वह ज़मीन है 40 लाख का, तो उस स्थिति में उस किसान को कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और रह गई बात जो अब किसी की शादी के लिए, लड़की की शादी के लिए भी लोग ज़मीनें जो संपत्ति रखते हैं, लोग उस समय पर उसका उपयोग करते हैं, लड़की की शादी के लिए है, किसी को इलाज के लिए करना है। आप अक्सर ये भी देखते होंगे जो कुछ परिवारों में अगर किसी की मौत है गई तो उनके श्राद्ध कार्यक्रम के लिए भी ज़मीन लोग बेचते हैं। तो उस स्थिति में उनके जो ज़मीन है, जो मतलब जो 40 लाख का ज़मीन है, उसको 8 लाख 10 लाख रुपया मिलेगा, तो कितना बड़ा नुकसान होगा। इसलिए सरकार को उस नीति को भी स्पष्ट करना चाहिए कि भाई जो किसान है उसको नुकसान नहीं हो, और जो ठीक है जो बेचने लायक नहीं है, डेवलप अगर किया जा रहा है, टाउनशिप मतलब उसका प्रोग्रेस हो रहा है, तो ध्यान यह भी रखना चाहिए कि स्मार्ट सिटी का हाल न हो जाए। स्मार्ट सिटी की बात जैसे भाजपा के जैसे हमारे साथी अमिताभ जी बताएं, जी स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है, स्मार्ट सिटी
को नरक सिटी कहा जाए तो कोई उसमें बुरा चीज़ नहीं है। और स्मार्ट सिटी इस तरह से आपने बनावट देखा है, उसका जो सीवरेज या क्या क्या वो ढक्कन करके जो गोलंबर बनाया गया है, अगर पानी हो जाए उस पर रोड पर जो शहर की स्थिति पानी जल निकासी के है, अगर पानी अच्छी बारिश हो जाए तो उस स्थिति में जो गड्ढा भर जाएगा तो लोग चलेंगे, उसमें एक्सीडेंट करेंगे, हो सकता है उनकी मौत भी हो जाए। यही स्मार्ट सिटी की वर्तमान स्थिति है। ठीक है। दीनबंधु क्रांतिकारी जी, आपके पास वापस लौटते हैं और आपने सुना जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, आपके जो कंसर्न हैं उसको लेकर के कि किस तरह से जो है वो आप पुराना जो आपका कार्यकाल रहा है पंजाब और हरियाणा का उदाहरण दिया गया इस मामले में, और कहा गया कि नहीं जो है वो लोगों को फ़ायदा ही होगा अल्टीमेटली, सरकार जो है इन बातों पर ध्यान दे रही है। आप कितना सहमत है? ग्राउंड रियलिटी क्या है? देखिए, जिनके सरगना और आका ही जुमलेबाज हों, उनके चेला चपाटी भी जुमलेबाज ही होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आप समझिए कि जिस तरीके से स्मार्ट सिटी का जो शगुफा पूरे भारत को दिया गया और बिहार में 4 स्मार्ट सिटी घोषित किया गया, छोड़ दीजिए उस सबको, मैं मुजफ्फरपुर की बात कर रहा हूँ। स्मार्ट सिटी की क्या वास्तु स्थिति, अभी बड़ा हमारे मित्र साथी बता रहे थे कि काम हो रहा है, स्लो हो रहा है। काम ये हो रहा है कि बीच रोड पे मेन हॉल है और मेन हॉल का जो ढक्कन लगा हुआ है मेन रोड से 1 फीट नीचा है, कहीं मेन रोड से 1 फीट ऊंचा है, कहीं पर आधा नाला बना करके छोड़ दिया है, कहीं पर नाला जो है पूरा का पूरा खुला ही छोड़ा हुआ है, कहीं पर नाला का पानी सड़क पर है, कहीं मालूम चलता है कि सड़क ही नाला में है। ये क्या स्मार्ट सिटी है? आप चले जाइए, नया नया सिकंदरपुर मान का सौंदर्यीकरण हुआ, जाकर के स्थिति देख लीजिए कि टाइल्स उधर उखड़ के फेंका रहा है, उसका रेलिंग कहीं और फेंका रहा है, कोई सामान कहीं और फेंका रहा है। बगल में सिकंदरपुर स्टेडियम जाकर के बना है, आप जाकर के देख लीजिए, नया बना है, करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, क्या स्थिति है जाकर के देख लीजिए। एक भी ऑडिटोरियम अभी तक शहर में बनकर तैयार नहीं हुआ है। जब ये पुराना इनका जो घोषणा है वो आज तक पूरा नहीं हुआ, तो ये देखते हैं कि लोगों को कैसे बरगलाया जाए, तो एक नया शगुफा लेकर के चले आए। अब आप समझिएगा बात, बड़ी चालाकी से हमने देखा कि हमारे जदयू के जो प्रवक्ता हैं वो बड़ा अच्छा से बता रहे थे कि सरकार आपसे 100% जमीन लेगी, 55% आपको वापस करेगी, 5% ये करेगी, आंकड़ों का खेल भी 10% ये करेगी। मैं ये पूछना चाहता हूं, सम्राट चौधरी जी को तो आपको बुला लेना चाहिए था नीति निर्धारण में। सम्राट चौधरी जी को तो खुद पता नहीं है कि हमको करना क्या है, आपको कैसे पता हो गया? जब उनको खुद पता नहीं है, आज तक वो गजट नहीं जारी कर पाए, आपको ये सब चीज कैसे पता हो गया? अपने मन से कुछ भी बोल देना है। आप समझ लीजिए, चाहे वो केंद्र में बैठी सरकार हो, चाहे राज्य में बैठी हुई सरकार हो, ये चुनी हुई तो सरकार है नहीं। पिछले दरवाजे से किसी और के चेहरा पर चुनाव लड़े और उनको पीछे धकेल करके खुद सत्ता में आ गए हैं। तो इनको क्या है, एक और बड़ा प्रॉब्लम है कि 7वां पास 8वां पास लोग जो मुख्यमंत्री बनेगा तो ये मूर्खे चपाट की तरह ना बात करेगा। और इनके पास न कोई दूरदर्शिता है, न कोई नीति है, न कोई रणनीति है, सीधा लेके एक शगुफा छोड़ देना है कि कैसे भी हम चर्चा में रहना। कहाँ है स्मार्ट सिटी? कहाँ गंगा साफ हुआ? कहाँ आपका मेक इन इंडिया है? बिहार में एथेनॉल का प्लांट जब लगाया गया इतना ढिंढोरा पीटा गया। क्या स्थिति है आज एथेनॉल प्लांट की? स्थिति जरा इनसे पूछ लीजिए। आज पूछ लीजिए कि बिहार में उद्योग धंधा की क्या स्थिति है, क्यों नहीं पलायन रुक रहा है? इनसे कोई काम नहीं हो रहा है तो नया नया डमरू ला करके बजाएंगे और जनता को फंसाएंगे कि हम ग्रीन सिटी बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, हरियर सिटी बना रहे हैं, काला सिटी बना रहे हैं। इनके पास नीति निर्धारित कुछ नहीं है, सिर्फ मुंह से बोलने से होगा। आपने गजट क्यों नहीं जारी किया? बिना गजट जारी किए हुए आप कोई भी चीज कैसे लागू कर सकते हैं? आप कैसे रोक सूची में सारे गांवों को डाल दिए? कैसे आपको कौन अधिकार दिया है कि आप किसी भी व्यक्ति के निजी संपत्ति का अधिकार का हनन आप कैसे कर सकते हैं? दूसरी नंबर बात, बहुत अच्छी बात अभी पत्रकार महोदय ने बताया कि मान लीजिए पताही गांव है, रोड का साइड के जमीन का कीमत है 50 लाख रुपए कट्ठा, जो मेन रोड में है, और आप दीजिएगा कै लाख का कट्ठा, 2 लाख सरकारी रेट होगा, 4 दूना 8 लाख रुपया दीजिएगा। काहे देंगे आप अपना जमीन? काहे देंगे हम आपको अपना जमीन? हम नहीं देंगे आपको अपना जमीन। अगर आपको हमारा जमीन लेना है तो आप पहले नीति तो लेके आइए। आप बात कर रहे हैं गुड़गांव की, आप बात कर रहे हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ गुड़गांव में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने वहां करके दिखा दिया। आप पहले वो स्मार्ट सिटी तो बना के दिखा दीजिए, बाद में ग्रीन सिटी बनाइएगा। एक अंतिम बात हम कह रहे हैं, सीधा समझ लीजिए, ऊपर से लेकर के नीचे तक एनडीए में जुमलेबाज के ऊपर सरगना बैठे हुए हैं और नीचे से लेकर ऊपर तक उनके चेला बैठे हुए हैं, खाली जुमलेबाजी है। चलिए अमिताभ जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता, आपसे जानना चाहेंगे, जुमलेबाजी करती है सिर्फ आपकी सरकार, डमरू बजा करके नई नीतियां लाती है लेकिन पूरा कुछ नहीं करती? ऐसा है कि हमारे जो बैठे हुए मित्र हैं
इनके जो नेता हैं वो झूठ के सरताज हैं। यहाँ से झूठ बोलना शुरू करते हैं, विदेश तक जाके झूठ बोलते हैं और अपने ही देश की निंदा करके अपने देश को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। वो भाजपा से उनको चिढ़ हो तो समझ में आती है, मोदी जी से चिढ़ हो तो समझ में आती है, लेकिन इस विरोध को करते करते वो भारत का विरोध शुरू कर देते हैं विदेशियों से हाथ मिला के। तो चूंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो जोर जोर से अगर आप बोलोगे। कीमत वाली बात तो सच है ना, अगर किसी की ज़मीन की कीमत ज़्यादा है और उसको कम कीमत मिले तो मैं उस पर भी आ रहा हूँ अभी। तो अब आपके प्रथम प्रश्न का, तो इनका काम यही है कि जितना जोर से बोलोगे तो झूठ भी अगर कई बार बोली जाए तो सच लगता है, जोर जोर से बोलोगे तो लोग लगेगा कि अरे भाई ये तो सही ही बोल रहे हैं। लेकिन देहात में कहावत है, क्या कहावत है? चोर बोले जोर से। तो हम लोग जोर से बोलने नहीं वाले लोगों में नहीं हैं, हम लोग काम करने वाले लोगों में हैं। रही बात कीमत की, जो हमारे पत्रकार मित्र ने बताई, यह बात सही है कि सड़क किनारे जो ज़मीन है उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, जो अंदर में जो ज़मीन है उसकी मार्केट वैल्यू नहीं है। मैं अपना एक उदाहरण देता हूँ। अभी रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मेरे गांव से होके गुजर रहा है। जब मैंने पूरी तफ्तीश की तो मेरे रोड साइड जो ज़मीन जा रहा था उसमें हम लोगों को घाटा हो रहा था मार्केट रेट से, लेकिन जो हमारी खेती की ज़मीन जा रही थी उसमें हम लोग को 25% ज़्यादा मिल रहा है आज के सर्किल रेट से। अगर वो बढ़ेगा तो निश्चित रूप से वो तब 50% हो सकता है कि फ़ायदा हो जाए। तो जैसा हमारे जदयू के मित्र ने बताया कि सरकार को या हम लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि मार्केट जो वैल्यू और सर्कल रेट का जो 4 टाइम्स दे रहे हैं इसमें जो बेटर हो वो किसानों को मिलना चाहिए। तत्काल जो रोक लगी हुई है तो ये मैं तो पहले ही कह लिया हूँ, चूँकि सत्य से इनकार नहीं करना चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों को जिनको बेटी की शादी के लिए ज़मीन बेचनी हो, जिनको किसी अन्य महत्वपूर्ण कार्य के लिए ज़मीन बेचना हो, उनको दिक्कत हो सकती है, तो उन चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है। और हमारी जो स्मार्ट सिटी परियोजनाएं हैं, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, चूँकि एजेंसियां काम करती है, एजेंसी को हमारा लोकल प्रशासन से लेकर मंत्रालय तक देखता है, तो मैं खुद ही स्वीकार कर रहा हूँ कि उसकी रफ्तार धीमी हो सकती है, उसकी गुणवत्ता में कम बेसी हो सकता है। इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करें, सरकार प्रयास करे और हम जनता, हम नागरिक, हम कार्यकर्ता, हम नेता भी प्रयास इसके लिए करें कि इसकी गुणवत्ता बरकरार रहे और अच्छा काम हो। इसकी हम लोग जांच करें और इसके लिए हम लोग प्रयास करें सभी मिलकर। सुबोध जी, आपके पास आते हैं और आपने पहले ही काफ़ी मामले को स्पष्ट कर दिया है, लेकिन जो एक दीनबंधु जी की तरफ से जो एक बात आई कि किसानों के साथ कहीं ना कहीं तो ये अन्याय होगा ना जब उनको सही रेट नहीं मिलेगा, तो कब तक इम्प्लीमेंट हो जाए? क्या इसका आश्वासन, एक पुख्ता आश्वासन मिल सकता है? मैं तो दीनबंधु को बहुत पढ़ा लिखा, ऊर्जावान, और मैं सोचता था कि हमेशा पढ़ के आता है, वर्कआउट करके आता है किसी मैटर पे और तब बोलता है। इन्होंने कहा कि जुमलेबाजी है ये जो बोल रहे हैं 55%, अरे ये तो आ चुका है, अधिसूचना इसकी जारी हो चुकी है, किस तरीके से ज़मीन का स्प्लिट होगा। दूसरी बात मैं कहता हूँ, हर ज़मीन में सड़क होगी, ये बात इनको संज्ञान में मैं दिलाता हूँ। सारी अब ये जब टाउन प्लानिंग होगा तो कृषि योग्य जो ज़मीन थी, जो मुख्य सड़क है, आपके पास जो भी ज़मीन आपको जो मिलेगी उस पर सड़क होगा आपके साथ सटा हुआ। तो पहले ये समझिए कि किसानों का जो वैसी ज़मीन जो सड़क पे थी तो ठीक है, वो तो अभी साल भर के लिए उसको उसमें थोड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन वैसी ज़मीन जो सड़क से दूर थी उसका क्या दाम मिलता था? लोग एक्सप्लॉइट करते थे फार्मर्स को। अब उन फार्मर्स को सीधा वो सड़क से जुड़ा हुआ ज़मीन मिलेगा और उसको बहुत एग्जॉर्बिटेंट एस्केलेशन हो रहा है उसके प्राइस का, कई गुना बढ़ने वाला है। जब आप सड़क दे रहे हैं, चौड़ी सड़क दे रहे हैं, पूरा टाउन प्लानिंग कर रहे हैं, पूरा ग्रो कर रहे हैं, तो वो कृषि योग्य ज़मीन तो रहेगा नहीं। अब कोई उसको लाख 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए नहीं, वही ज़मीन जो मुख्य सड़क पे जो ज़मीन का रेट था और अन्य सड़क है सब रेट एक हो जाएगा। तो अगर आप टोटल देखें, कम्युलेटिव और कॉम्प्रिहेंसिवली अगर देखेंगे तो किसानों को कई गुना फ़ायदा होने वाला है। इन्होंने कहा कि मार्केट प्राइस, तो ये 1 साल का मामला है, जरूर मैं मानता हूँ कि 1 साल के लिए है, लेकिन हमने कहा जिस तरीके से गवर्नमेंट ने 4 टाइम्स की बात कहा है, और ये पॉलिसी मैं कहीं पढ़ा भी हूँ कि ईदर ऑफ द टू, 4 टाइम्स और मार्केट रेट। तो अगर गवर्नमेंट की ये पॉलिसी होगी, गवर्नमेंट ने जरूर इस पर कोई नीति, ठोस नीति बनाएंगे। मैं इस पर थोड़ा सा अपने आप को भी मैं
अपने आप को देख लूँगा कि क्या सही है, लेकिन अगर नहीं भी है तो वैसे ठीक है, वैसे किसानों को जिनको 1 साल के लिए बेचना होगा वैसे लोगों को थोड़ी परेशानी दुश्वारी हो सकती है, लेकिन साल भर बाद। और ये गजट की बात करते हैं, अरे भाई गजट कब होता है? जब लैंड एक्विजिशन हो जाएगा, लैंड का टाइप हो जाएगा, लैंड की कैटेगरी सेट हो जाएगी। क्या आप बोलते हैं? आप जुमलेबाजी की बात करती है यार, क्या पढ़ो थोड़ा। जब नहीं, 1 मिनट, जब लैंड एक्विजिशन होगा, साल भर बाद नोटिफिकेशन होगा तो वो गजट में आएगा। अभी तो कहा कि अभी हम सब जमीन को हम अभी रेस्ट्रिक्ट करते हैं, अभी बिकेगा नहीं, खरीदा नहीं जाएगा, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन फर्दर नहीं होगा। हम पहले इसके एक्विजिशन में जिसमें सड़कें कौन सी जाएगी उसके बाद ना गजट बनेगा। अभी तो केवल एक अधिसूचना है कि हम सैटेलाइट आउट बना रहे हैं, तो गजट उसके बाद आएगा। तो इस बात को इनको थोड़ा, इस पर बोलने से पहले थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। 2 बात इन्होंने कहा, तो दोनों बात पे मैं इनका जवाब दे रहा हूँ। और आने वाले समय में, और इनकी एक बात बिल्कुल सही है, चाहे जो रविंद्र बाबू ने कहा, चाहे जो अमिताभ बाबू ने जो उठाया, चाहे जो दीनबंधु जी ने कहा, ये बात सही है कि इस साल भर में भी जो जिन लोगों को अगर आकस्मिक, जिनको निधि कोष की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, बेटी की शादी हो, बीमार हो, तो गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट इस पॉलिसी को, हम लोग भी गवर्नमेंट को इसमें हम लोग भी उनके संज्ञान में लाने के चाहेंगे कि वैसे लोगों को जो जिसकी ज़मीन की वैल्यू ईदर ऑफ द टू, मार्केट वैल्यू और इसके हिसाब से कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये बहुत ये समुचित है, मांग है, और इस पर विचार होना चाहिए। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए बढ़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह की तरफ। और जितनी भी बातें हुई, क्या आपको ये संतोषजनक लग रही हैं, और नहीं तो इसमें क्या सुधार होना चाहिए? देखिए, जो वास्तविक बात है, विकास की बात है, विकास होनी चाहिए, लेकिन विकास का यह मतलब नहीं जो हम लोग देख रहे हैं वर्तमान में, जो क्या कहते हैं स्मार्ट सिटी का हाल है। तो स्मार्ट सिटी में या तो मजबूर है नौकरशाह या मजबूर है सरकार। अब इसलिए हम कह रहे हैं सरकार मजबूर है या नौकरशाह मजबूर है, कहीं न कहीं दोनों में कोई दबाव में है, जिसके कारण कोई हावी है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर इसमें भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार स्पष्ट रूप से इनके कामों में दिख रहा है कि कोई भी काम सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। जो भी काम है, गुणवत्ता नाम की कोई चीज़ तो है ही नहीं, और काम भी नहीं हो रहा। 2022 तक इसको पूरा कर लेना था, 2022 से 26 तक तो पूरा नहीं हुआ। अब तक पूरा होने का कोई अनुमान ही नहीं दिख रहा है, लगता ही नहीं है जी स्मार्ट सिटी कभी दिख पाएगा, जिस तरह से उसका काम चल रहा है। तो उसी तरह लोगों को यह भी भय है, जो ग्रीन फील्ड शहर की बात हम करते हैं, तो उस शहर के 1 साल का तो आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन आगे क्या भविष्य होगा? जो किसान का ज़मीन उसमें, जहाँ किसान का ज़मीन उसमें जा रहा है, जिनको अभी मान लीजिए मजबूरी बस ज़मीन बेचनी है, तो उसमें आप कह रहे हैं जो मार्केट रेट, जो मार्केट रेट है वो रेट निश्चित रूप से किसानों को मिलना चाहिए अगर उनके पास ज़रूरी है। तो जो सर्किल रेट है, तो सर्किल रेट 2016 के बाद अब तक रिवाइज नहीं हुआ है, अभी 2016 का ही रेट है, तो वो रिवाइज हुआ नहीं है। क्या हम देख रहे हैं जो सर्किट रेट के हिसाब से आप देखिएगा, हाँ सर्किट रेट के हिसाब से देखिएगा, तो जिसका हम पहले भी बताया, जिसका 2 लाख के कट्ठा है उसका अभी 25 लाख 40 लाख के कट्ठा तक हो गया। तो कैसे किसानों को लाभ होगा? इसलिए किसान को उस रेट में ज़मीन उनकी बिकनी चाहिए, चाहे वो सरकार दे या उनको बेचने का आदेश मिले। तो ये तमाम बातें जो चर्चा में अभी निकल कर आई हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये डर तो स्वाभाविक है, क्योंकि स्मार्ट सिटी की जो हालत हम देख रहे हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। चाहे कितने भी आंकड़ों को हमारे सामने में पेश किया जाए, ज़मीनी रियलिटी हर किसी के नज़र में आ रही है। कुछ पार्कों और कुछ जो एरियाज़ हैं उनको छोड़कर, क्योंकि मेंटेनेंस के ऊपर जो है वो लगातार सवाल उठ रहे हैं, और यही डर जो है ज़मीन जिनके हाथ में है उनको ग्रीन फील्ड टाउनशिप को लेकर के भी है। इस डर को कितना ज़्यादा पाट पाएगी जो अभी सिस्टम है हमारी बिहार की जो सरकार है, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आपके इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। और अभी हम इस चर्चा को यहीं देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार, आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें।
तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।